हाँ जी, ठीक है। तो एक फोर्स है, दूसरी लिखवा रखी है, कोई नहीं, तीनों करेंगे, कंजर्वेटिव फोर्स। तीनों करेंगे, रुक जाओ। एक फोर्स F विल बी कंजर्वेटिव इन नेचर, एक फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव होगा अगर उसको मैं एक स्केलर क्वांटिटी पोटेंशियल एनर्जी से इस तरह से रिलेट कर सकता हूं, तो उस फोर्स को कंजर्वेटिव फोर्स कहा जाएगा। ये वाली बात समझ में आई क्या? यस सर। मुझे लगता है कि नहीं आनी चाहिए समझ में, बट आ गई हो तो अच्छी बात है। बताइए। F इज इक्वल टू माइनस डी यू अपॉन डी एक्स या डी यू अपॉन डी आर, वट एवर इट इज, जो भी है वो कह सकता हूँ मैं सर, ठीक है ना। अब देखिए भाई, कैसे प्रूव करूं ये वाली चीज को। देखिए, एक एम मास की बॉल है सपोज, इस पे नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है एम जी, और अगर तुमने इसे ऊपर उठा दिया, ऐसे यहाँ पे उठा दिया यहाँ तक, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी बढ़ गई? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया दोस्तों? एम जी एच हो गया क्या? SGH। ऐसा हो गया, ठीक है। एक चीज और पूछ रहा हूँ, वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना हो गया? माइनस MGH। माइनस एम जी एच हो गया क्या? यस सर। वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना हो गया? माइनस एम जी एच। पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई? एम जी एच, ठीक है। एच क्या चीज है यहाँ पे? डिस्प्लेसमेंट। एच नहीं, अगर तुमने एक्स लिख रखा है यहाँ पे, एक्स लिखना चाहते हो तो चलो एक्स लिख लेंगे, ये हो गया एम जी एक्स हो गया, ये भी एम जी एक्स हो गया, ठीक है क्या। अब देखिए, यस। पोटेंशियल एनर्जी जो भी है उसका एक्स के रेस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएशन करूं तो फोर्स आना चाहिए, समझ गए क्या? तो चलिए यस करते हैं सर। भाई। F इज इक्वल टू माइनस डी यू अपॉन डी एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ यू कितना लिख दूं? एम जी एक्स, ठीक है क्या। बताइए कितना आया फोर्स? एम जी। MG। क्या यही फोर्स लग रहा था इसके ऊपर? यस सर। यस सर। ठीक है, माइनस एम जी ऐसा। देखिए भाई, F इज इक्वल टू माइनस एम जी ऐसा, क्या बॉडी के ऊपर, इसके ऊपर यही फोर्स लग रहा था? यस। माइनस का क्या यस मतलब है? सर। नेगेटिव सिग्निफाइज दैट ग्रेविटी इज ऑलवेज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, ठीक है। ग्रेविटी, सॉरी, नेगेटिव सिग्निफाइज दैट ग्रेविटी इज ऑलवेज टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ, ठीक है दोस्तों, हमेशा अर्थ के सेंटर की तरफ लगे। लेकिन मैंने तो इस फॉर्मूले को बस पोटेंशियल एनर्जी बताई थी और इसने फोर्स अपने आप निकाल लिया, ठीक है ना। तो इस तरह से जो फोर्स निकल के आएंगे पोटेंशियल एनर्जी के साथ, जिनका ये वाला रिलेशन फुलफिल होगा, F इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन डी एक्स, उस तरह के फोर्सेस को बोलूंगा कि वो फोर्स कंजर्वेटिव होते हैं। तो बताइए, ग्रेविटी कैसा फोर्स हो गया? बोलते रहो, मुझे मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ नहीं तो। कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव फोर्स हो गया, चलेगा। एक स्प्रिंग का यहीं पे एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है ना। स्प्रिंग फोर्स, वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स कितना होता है? माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर होता माइनस है क्या? हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? सॉरी सॉरी सॉरी, ऐसा होता है क्या? स्प्रिंग फोर्स कितना होता है? माइनस के एक्स होता है क्या? माइनस के एक्स। यस ठीक सर। है, ठीक है, ओके। वर्क डन बाय द स्प्रिंग क्या होगा? स्प्रिंग फोर्स इंटू डी एक्स, ऐसा होगा क्या? बोलो भाई। यस सर। स्प्रिंग फोर्स कितना है इंटू डी एक्स कितना है, ये तो तुमने किया था, के एक्स इंटू डी एक्स, और दोनों के बीच का एंगल कितना होता है? तो माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, इसी से निकाला था क्या तुमने? यस यस, सर। फाइन। अभी मैं ये नहीं करना चाहता, ये करके तो हम निकाल चुके हैं। मैं तो इस वाले में वैल्यू डालना चाहता हूँ, ठीक है ना। मैं तो इसमें डालना चाहता हूँ वैल्यू, u इज इक्वल टू माइनस कितना करूं? के एक्स इंटू डी एक्स, ऐसा कर दूं क्या? के एक्स, और ये डॉट भी है ना, एक डॉट भी तो है। डॉट को सॉल्व यस करके क्या सर। लिखोगे? माइनस, भाई डॉट को सॉल्व करोगे तो क्या, डॉट का मतलब क्या होता है? जिधर डिस्प्लेसमेंट है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में है कि एक्स फोर्स, यस। यस सर। के एक्स डी एक्स ऐसा हो गया कि ये डॉट सॉल्व होने के बाद cos 180।
तो u इज इक्वल टू कितना हो गया, kx dx हो गया क्या? Yes. इससे Yes, sir. इंटीग्रेट कर दो, इसको कर दो इंटीग्रेट, 0 टू डेल्टा u चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये कितना हो गया 0 टू x, क्या ये आ जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यू। Yes, sir. बताइए Yes, sir. सही है क्या? अगर इस वाली चीज को मैं एक बार डिफरेंशिएट कर दूं तो क्या f की वैल्यू इतनी आ जाएगी, देखना करके। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 2x होगा क्या? 2x. और 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक नेगेटिव साथ में था तो क्या माइनस के एक्स बचेगा। Yes, sir. तो क्या आप देख पा रहे हो सर कि यहाँ पे ये u जो के आगे माइनस नहीं आया। u के आगे माइनस यहाँ पे, सर माइनस नहीं आएगा u इज इक्वल क्योंकि माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर था वो। नहीं 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 नहीं, माइनस और माइनस तो प्लस हो गए ना ओके सर। भाई, एक माइनस तो पहले से था, वो तो फॉर्मूले में है, ये वाला माइनस तो, ठीक है ना। ये वाला माइनस क्यों आया, इस डॉट को सॉल्व करने के लिए। भाई ये ओके डॉट सर। क्या है, ये डॉट मुझे पूछता है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल क्या है। तो जब भी आप स्प्रिंग पे काम करते हो तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल क्या 180 होता है, यस सर। तो वो 180 cos 180 वो आया ये वाला, ठीक है ना। ये माइनस माइनस कैसा हो गया अभी प्लस, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। इसका मतलब स्प्रिंग फोर्स कैसा है, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव। ठीक है। तो ग्रेविटी कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव। स्प्रिंग फोर्स कैसा फोर्स है, ठीक है ना, बोथ आर कंजर्वेटिव फोर्स। तो ठीक है क्या, यस सर। ओके चलिए बढ़िया। एक बार मुझे फिर से बता दो ये समझ में आया कि नहीं आया। मैंने स्प्रिंग फोर्स लिखा कितना होता है, माइनस के एक्स होता है जी, ठीक बात है। उसके बाद मैंने इस वाले फॉर्मूले में वैल्यू डाली, इस वाले फॉर्मूले में वैल्यू डाल के मैंने देखा कि एफ डॉट डी एक्स, आर लिखो या डी एक्स लिखो या डी एच लिखो, वट एवर इट इज, डिस्प्लेसमेंट है ये, ठीक है ना। तो मैंने फिर डॉट डी आर कर दिया उसका। तो डॉट डी एक्स करने पे मुझे पता चला अच्छा डॉट भी तो सॉल्व करना है। डॉट का मतलब क्या हुआ, दोनों के बीच का एंगल, वो कितना हो गया cos 180, तो नेगेटिव हो गया, तो एक नेगेटिव तो पॉजिटिव हो गया। फिर मैंने फाइनल जब इसको इंटीग्रेट किया 0 टू x तक का लेके, तो मुझे पता चला भाई कि वैल्यू कितनी आ रही है u की, डेल्टा u की हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। ये क्या चीज हो गई भाई, ये हो गई पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग। तो ठीक है क्या, पोटेंशियल, जब भी आप स्प्रिंग को कंप्रेस या एक्सटेंड करोगे तो क्या उसमें एनर्जी स्टोर होगी, यस ठीक है ना। सर। तो वो जो एनर्जी है वो है हाफ के एक्स स्क्वायर, फाइन। अब देखिए ये वाली चीज क्या होती है, सिर्फ एफ डॉट डी आर क्या चीज होती है, ये वर्क डन होता है क्या भाई, सिर्फ यस एफ सर। डॉट डी आर क्या होता है, वर्क डन। वर्क ओके, तो अगर मैं इसका दोनों साइड का इंटीग्रेशन कर दूं एफ डॉट डी आर, और इधर कितना आ जाएगा, डेल्टा यू आ जाएगा क्या, जब मैं इसे इंटीग्रेट करूंगा, जब मैं इसे इंटीग्रेट करूंगा डी यू लिख के, 0 टू, सॉरी सॉरी दिस शुड बी डी यू, क्योंकि मैंने इससे मल्टीप्लाई किया है ना बस इधर डी आर, तो इधर डी यू होना चाहिए ना, 0 टू डेल्टा यू। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी आर आ जाएगा क्या हरवंश। यस सर। तेरे को नहीं कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो तो बता देना दोस्त मुझे, तेरे को इंटीग्रेशन नहीं समझ में आ रहा कोई दिक्कत नहीं, बता दे मुझे कि हाँ मुझे इंटीग्रेशन नहीं समझ में आ रहा, ठीक है। बट ये काम हम वर्क डन में हम ये वाला काम कर चुके हैं ना, एफ डॉट डी आर वर्क डन ही तो होता है। तो ये वाली क्या चीज हो गई दोस्त, वर्क डन हो गया ये, देखना भाई लोग, यही वाला रिलेशन नहीं बताया था कि मैंने तुम्हें। यस सर। यस सर। तो ये कौन सा फोर्स है, ये वाला फोर्स, दिस इज कंजर्वेटिव फोर्स, उसका वर्क डन है ये कंजर्वेटिव फोर्स का, तो इसलिए एफ सी लिख देता हूं यहाँ पे, ठीक है क्या। तो कंजर्वेटिव फोर्स का जो वर्क डन होता है उसका नेगेटिव इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है, और किसी देसी फोर्स का नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो एक कंजर्वेटिव फोर्स के क्या क्या रिलेशंस हो गए, कंजर्वेटिव कंजर्वेटिव फोर्स के क्या क्या रिलेशन हो सकते हैं, देखिए F इज इक्वल टू माइनस डी यू अपॉन डी आर, ये एक रिलेशन हो सकता है।
डेल्टा यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी आर विद अ नेगेटिव साइन, ये हो सकता है। बस इसको मैंने यहां मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेशन के साइन ही तो लगाए हैं। मैं लिख के दिखा दूं पूरा, नहीं सर, इज आगे इक्वल टू माइनस एफ डॉट डी आर, ऐसा करोगे, ठीक है। इंटीग्रेशन 0 टू डेल्टा यू, तो कितना हो जाएगा, डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन एफ डॉट डी आर, ऐसा हो जाएगा। ओके, ये क्या चीज यस होती सर, है, ये होता है वर्क डन वर्क डन, इज इक्वल टू डेल्टा यू। ठीक है, ये किसका वर्क डन है, ये इस फोर्स का वर्क डन कंजर्वेटिव है, फोर्स ये है, इस फोर्स का वर्क डन है, और ये वाला फोर्स था। और ये डेफिनेशन किसके लिए थी, कंजर्वेटिव फोर्स के लिए। इसका कंजर्वेटिव, मतलब ये जो वर्क डन है ये किसके लिए है, कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन है भाई ये। तो ये कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन है, ठीक है ना। तो ये हो गई पहली डेफिनेशन के मैं उस फोर्स को कंजर्वेटिव फोर्स बोलूंगा जिसके फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी में ये रिलेशन हो, जिसकी फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी में ये रिलेशन हो, मैं उस फोर्स को कंजर्वेटिव फोर्स बोलूंगा। जैसे कि स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स की पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, हाफ के एक्स स्क्वायर, और इसको अगर मैं एक बार डिफरेंशिएट कर दूं नेगेटिव लगा के, डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, माइनस के एक्स, और ये क्या होता है भाई, फोर्स। ठीक है क्या, तो जहां पे इस तरह का रिलेशन मेंटेन हो, ऐसे फोर्स को कहते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। तो एग्जांपल कौन कौन हो गए अभी तक जो हमने पढ़े, उनमें क्या क्या एग्जांपल हो गए, एक हो गया ग्रेविटी एंड स्प्रिंग, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड स्प्रिंग फोर्स। तो स्प्रिंग फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स जो हैं वो कंजर्वेटिव हैं, और जो फोर्स कंजर्वेटिव होते हैं उनके लिए ये वाला रिलेशन वैलिड है। ठीक है क्या, तो मैं यस सर, डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाई ग्रेविटी भी लिख सकता हूँ, डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स भी लिख सकता हूँ। ठीक है क्या, यानी कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स का नेगेटिव, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स का नेगेटिव। ठीक है क्या दोस्तों, यस सर, दिस इज फर्स्ट डेफिनेशन, ये पहली डेफिनेशन है। ठीक है, ओके, ओके सर, कुछ कहना चाहते हो उसके बारे में, क्या क्या किया है, एनीथिंग। कहाँ है भाई बुखार वाले प्राणी, यस सर। खाना खाने चली गई क्या, नहीं सर। चलिए भाई, हरवंश कुछ बता दे भाई। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये कि किसी भी कंजर्वेटिव फोर्स के लिए ये तीन रिलेशन वैलिड हैं। इन तीनों में किसी के साथ भी क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ सकता है। ठीक है, F is equal to minus du upon dr, delta u is equal to minus F dot dr, delta u is equal to minus work done by conservative force। वो ठीक है क्या, देखिए भाई जरा, एक तुमने पढ़ी है वर्क एनर्जी थ्योरम, क्या कहती है वो, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय विच फोर्स, ऐसा होता है क्या, ऑल फोर्स, सारे फोर्स, चाहे जब सारे फोर्स लिखा, क्या तुमने कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव दोनों काउंट किए होंगे, यस और नो। यस सर, लेकिन ये इक्वेशन क्या कहती है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय ओनली कंजर्वेटिव फोर्स। ये बात कंजर्वेटिव समझ पा फोर्स, रहे हो, दोनों में डिफरेंस समझ पा रहे हो, वर्क एनर्जी थ्योरम और इसमें क्या डिफरेंस है। वर्क एनर्जी यस सर, थ्योरम तो कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव सारे फोर्सेस के वर्क डन को काउंट कर लेती है और इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का रख देती है। और ये जो थ्योरम है पोटेंशियल एनर्जी की, ये कहती है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो है वो सिर्फ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स का नेगेटिव है। इसी वाली चीज को मैं ऐसे लिख दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ऐसे भी तो लिख सकता हूं ना। यस सर, माइनस है, इधर लगा दो इधर लगा दो, क्या फर्क पड़ रहा है। तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स जो होता है वो क्या होता है, माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। बोले क्लियर है कैसा, यस क्वेश्चन सर, हमेशा दो चीजों पे आएंगे, ग्रेविटी पे और स्प्रिंग पे। ठीक है ना, क्योंकि तीसरा कोई कंजर्वेटिव फोर्स अभी तक आपने पढ़ा नहीं है, वो 12th में जाके आएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दैट विल बी कंजर्वेटिव, फाइन।
ठीक है दोस्तों, तो क्या सभी कंजर्वेटिव हम्म। फोर्सेस के लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन होगी, यानी कि जो भी कोई फोर्स कंजर्वेटिव होगा उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड होगी। या मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड ओनली फॉर द कंजर्वेटिव फोर्सेस। सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए ही पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन है और किसी फोर्स के लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं है। ठीक है, क्या तुमने कभी फ्रिक्शन के लिए पोटेंशियल एनर्जी सुनी है? नो नो सर। सर। फाइन। क्या तुमने एयर रेजिस्टेंस के लिए कभी सुनी है? नहीं। नो क्या सर। तुमने ग्रेविटी के लिए पोटेंशियल एनर्जी सुनी है? नो सर। नो अच्छा, सर। ग्रेविटी के लिए नहीं सुनी तुमने। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नहीं बताई मैंने तुमको। नहीं नहीं सुनी है सर। तो सर ग्रेविटेशनल बता। पोटेंशियल एनर्जी सुनी है हमने, ग्रेविटी के लिए होती है। क्या हमने इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी सुनी है, जो कि स्प्रिंग के लिए होती यस है? सर। ठीक है ना। ओके। तो क्योंकि स्प्रिंग फोर्स कैसा फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स है, इसलिए उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड है और उस पोटेंशियल एनर्जी को कहते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि ग्रेविटी एक कंजर्वेटिव फोर्स है, इसलिए ग्रेविटी के लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन है और उस पोटेंशियल एनर्जी को कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, क्या क्या चार्जेस के लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी मैंने नाम लिया था शायद पिछली क्लास में, यस इलेक्ट्रोस्टैटिक सर। पोटेंशियल एनर्जी। तो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है उसके लिए भी हम्म। पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड है। उस फोर्स को क्या कहते हैं? कूलामियन फोर्स, है ना, कूलाम लॉ पढ़ा होगा 10th में शायद। नहीं पढ़ा? नहीं नो पढ़ा माना कर सर। दो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। हाँ नहीं पढ़ा ना? अरे हाँ के ना? नो नहीं सर। सर। इट्स ओके, इट्स ओके। चल, नाम सुना है कूलाम लॉ? कुछ होता है? नो सर। चलिए ठीक है, सर इट्स ओके। पढ़ा था। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत 10th नहीं। में पढ़ा था। 10th में होता है मुझे पता है, पूछ रहा था ऐसे ही। चलो कोई दिक्कत नहीं, इट्स ओके। तो कूलामियन फोर्स जो होता है या चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है वो फोर्स भी कंजर्वेटिव नेचर का होता है, इसलिए उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन है और उस पोटेंशियल एनर्जी को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो जहां भी पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन है, इसका मतलब वो वाला जो फोर्स है वो कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक है ना। तो इसके अलावा मैंने जो तीसरे फोर्स का नाम लिया वो है इलेक्ट्रिक फोर्स, या सॉरी उसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कह दो, चलो अच्छा सा नाम लेते हैं बेचारे का, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो भी कंजर्वेटिव होता है। तो तीनों के लिए हमने पोटेंशियल एनर्जी के नाम सुने हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है ना। फ्रिक्शन के लिए हमने कभी नहीं सुना कि हाँ उस फ्रिक्शन के लिए कोई पोटेंशियल एनर्जी होती हो, नॉर्मल रिएक्शन के लिए होती हो, टेंशन के लिए होती हो। फाइन। सो दीज फोर्सेस आर नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर, ये फोर्सेस नॉन कंजर्वेटिव है। ठीक है क्या। तो मैं सीधे सीधे एक सेंटेंस बोलूं कि ऑल डिसिपेटिव फोर्सेस आर नॉन कंजर्वेटिव। ऑल डिसिपेटिव फोर्स आर नॉन कंजर्वेटिव। डिसिपेटिव का मतलब क्या होगा? जो एनर्जी खाते हो। कौन है जो एनर्जी खा जाता है? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन। भाई यहाँ पे एक एक बॉल तुमने धक्का मार के छोड़ दिया, ऐसे थोड़ी दूर बाद रुक जाती है क्या? तो उसकी सारी एनर्जी कहाँ चली गई? फ्रिक्शन ले गया। फ्रिक्शन। तो इसका मतलब फ्रिक्शन कैसा है? डिसिपेटिव फोर्स है। और सारे डिसिपेटिव फोर्स को मैं क्या कह रहा हूँ? नॉन कंजर्वेटिव। तो फ्रिक्शन कैसा फोर्स हो गया? नॉन कंजर्वेटिव। ठीक है, नेक्स्ट। सर ऐसे तो ग्रेविटी भी हुई। कैसे? सर ग्रेविटी कम नहीं करती, फोर्स को खा देती है। अच्छा, बढ़ाती नहीं है और? नहीं सर, अगर हम अपोजिट डायरेक्शन में फेंके हैं। हाँ तो पूरा देखो ना भाई, फिर वापस भी तो आएगी। ऊपर जा रही है तो वापस भी तो आ रही है। फिर तो उसने अच्छा। दी भी है काइनेटिक एनर्जी। फ्रिक्शन कभी दे सकता है क्या? नहीं सर। ठीक है, ये फोर्सेस हो गए, जैसे फ्रिक्शन हो गया, एयर रेजिस्टेंस हो गया, जो एयर की वजह से बैकवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा। विस्कस फोर्स, विस्कस फोर्स जो होता है वो लिक्विड के अंदर लगता है ना, इनसाइड लिक्विड लगता है ये वाला फोर्स, ये भी फ्रिक्शन ही है ना। ये एयर में, ये तो लिख ही रहा है कि एयर में लगता है फ्रिक्शन, ये तो दो सरफेसेस है वहां पे लगता है फ्रिक्शन। तो दीज ऑल आर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। ठीक है, तो इनके लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड
नहीं है। बोले यहाँ तक क्लियर है क्या? Yes, sir. ओके, ये थी भाई पहली डेफिनेशन कि एक फोर्स को कंजर्वेटिव कहूंगा अगर वो इस रिलेशन को फॉलो करता हो, अगर वो पोटेंशियल एनर्जी के साथ इस रिलेशन से रिलेटेड है तो वो फोर्स कंजर्वेटिव होगा। ठीक है क्या? बस बाकी दोनों तो देसी Yes, sir. डेफिनेशन है। डेफिनेशन नंबर 2, हाँ बताइए सिद्धार्थ, क्या थी डेफिनेशन नंबर 2? Sir, a conservative force is a force with the property that the total work done in हाँ, moving a particle between 2 points is independent of the path taken. करेक्ट करेक्ट। ठीक है, तो वर्क डन बाय ए कंजर्वेटिव फोर्स only depends upon initial and final position and doesn't depend upon the path followed। ठीक है, एग्जाम्पल क्या लिखा है भाई? वर्क डन बाय ए कंजर्वेटिव फोर्स ओनली डिपेंड अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन एंड इट डजंट डिपेंड अपॉन द पाथ फॉलोड। वो किस पाथ से पार्टिकल होके गया इस बात पे वर्क डन डिपेंड नहीं करता। वर्क डन इस बात पे डिपेंड करता है कि उसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या थी। जैसे कि दिव्या, मुझे एक चीज बताना जरा, यहाँ पे एम मास की एक बॉल रखी है ग्रेविटी में, ठीक है, उसको तुम एच हाइट पे यहाँ लेके चले गए, एच हाइट तक चले गए, मैं तुमसे पूछूं अभी वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना हुआ? -mgh। -mgh हुआ। क्या तुमने मुझसे ये पूछा कि इस बॉल को कैसे लेके जाया गया है? क्या ये बॉल ऐसे 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 होते हुए यहाँ गई है? ये बॉल इधर से इधर से इधर से गई है? ये बॉल डायरेक्ट रख दी गई है? या ये बॉल इधर से घूम फिर कर तब यहाँ आई है? क्या तुमने मुझसे ऐसा पूछा? नो सर। नहीं। तुमने क्या देखा? इनिशियल पोजीशन ये थी, फाइनल पोजीशन ये थी, इन दोनों के बीच का क्या डिस्प्लेसमेंट है, वो डिस्प्लेसमेंट तुमने यहाँ पे डाल दिया, फोर्स यहाँ पे डाल दिया, इन दोनों के बीच का एंगल देखा 180 था तो यहाँ पे एक नेगेटिव डाल दिया। ऐसा ही काम किया है तुमने। यस सर। राइट, तो तुमने सिर्फ कौन सी पोजीशन देखी? इनिशियल और फाइनल। इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। सही बात है, राइट। क्यों? यस सर। क्योंकि जो ग्रेविटी है वो एक कंजर्वेटिव फोर्स है, तो उसका जो वर्क डन है वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है, इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि बॉल किस रास्ते से होके गई है। बॉल हो सकता है ऐसे डांस करते हुए गई हो यहाँ तक, भाई जो भी लेके गया, ठीक है ना, या वो इधर से लेके गया, दिल्ली घुमा के लाया बॉल को पहले और फिर यहाँ ला के रख दी। तो जो वर्क डन है दैट विल डिपेंड ओनली अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन एंड डजंट डिपेंड अपॉन द पाथ टेकन। किस पाथ को फॉलो करके गया इस बात पर फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो ये है कंजर्वेटिव फोर्स। अब इसके उल्टा तुम करो फ्रिक्शन की बात, कि सपोज फ्रिक्शन है, ठीक है ना। देखिए एक ब्लॉक था यहां से यहां पे लेके जाया गया, ये थी इनिशियल पोजीशन, ये थी फाइनल पोजीशन, ये था एस, ठीक है क्या, इसका मास था m, मैंने इसको यहां से लेके यहां तक गया, वर्क डन बाय फ्रिक्शन निकालना है, क्या बताओगे? F इंटू एस विद नेगेटिव साइन, क्योंकि F किधर लगेगा? हमेशा बैक साइड में लगेगा, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो F इंटू एस और विद नेगेटिव साइन। F की वैल्यू कितनी रख दोगे? म्यू mg रख दोगे क्या, इंटू एस? बोलिए भाई, हाँ कि ना? यस सर। ठीक बात है। अब तुम अगर तुम इस ब्लॉक को फ्लोर पे ऐसे डांस कराते हुए लेकर के गए और यहाँ पे लाके रख दिया, तो अब बताइए डिस्प्लेसमेंट कौन सा काउंट होगा? सर डिस्प्लेसमेंट तो वही काउंट होएगा। नो, यस। डिस्प्लेसमेंट हमेशा ये वाला काउंट। अच्छा चलो मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ जो तुमने सॉल्व भी किया था। एक ब्लॉक है, मैंने यहाँ से छोड़ दिया, यहाँ से 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर छोड़ दिया, यहाँ तक गया जा करके, ठीक है ना। तो जब तुम यहाँ तक जाने का मैंने निकाला था फ्रिक्शन का वर्क डन, तो फ्रिक्शन कहाँ लग रहा था? ऐसे लगेगा ना हमेशा फ्रिक्शन तो। Yes, sir. यस सर। डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है? ऐसे हो रहा है हमेशा।
Yes. फिर अगले ही पार्ट में हमने किया था कि ये ब्लॉक अब वापस अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ जाता है, ऐसा किया था हमने। Yes, sir. बताइए जब ये वापस आ रहा होगा नीचे की तरफ ऐसे, तो फ्रिक्शन किधर लग रहा होगा? अब फ्रिक्शन इधर लगेगा क्या? ऊपर की साइड। बताइए फ्रिक्शन का वर्क डन 0 हो पाएगा कभी भी? नो सर। भाई पहले फ्रिक्शन ने इस वाले केस में कैसा वर्क डन किया? नेगेटिव वर्क डन किया, क्योंकि फ्रिक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में था डिस्प्लेसमेंट के, और जब नीचे आ रहा था तब भी फ्रिक्शन ने नेगेटिव वर्क किया। फ्रिक्शन अब भी ऑपोजिट डायरेक्शन में है डिस्प्लेसमेंट के, तो क्या वो दोनों बार काम कर रहा है? ये सुनो। यस सर। फाइन, लेकिन इसी में हमने वर्क डन बाय ग्रेविटी जब निकाला था तो हम देख रहे थे अच्छा ये कितना ऊपर गया, इतना ऊपर गया, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी नेगेटिव हो गया, और जब ये वापस उतना ही नीचे फिर से आ गया उसी पोजीशन पे, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी पॉजिटिव हो गया। तो नेट वर्क डन बाय ग्रेविटी हमने कितना लिखा था तब? 0 लिखा था ना। 0। ठीक है क्या? तो ग्रेविटी का जो यस वर्क डन है वो एक राउंड ट्रिप है भाई, यही इनिशियल पॉइंट है, यही फाइनल पॉइंट है। जब ब्लॉक वापस यहीं आ गया तो नेट वर्क डन कितना होना चाहिए ग्रेविटी का? 0। लेकिन फ्रिक्शन का वर्क डन 0 नहीं आया था वहां पे, फ्रिक्शन का वर्क डन आया था 2F इंटू एस। एक एफएस ऊपर जाने का, एक एफएस नीचे आने का। नेगेटिव क्यों आ रहा है? क्योंकि हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है क्या? तो जितना ये ज्यादा पाथ कवर करते हुए जाएगा ब्लॉक, इस पूरे के पूरे पाथ के ऊपर फ्रिक्शन एक्ट कर रहा होगा, और डिस्प्लेसमेंट उसके आगे की डायरेक्शन में हो रहा है हमेशा। तो दैट्स वाई इस पूरे पाथ की लेंथ कंसिडर करनी पड़ेगी मुझे यहाँ पे। ठीक है क्या दिव्या? तो जैसे जैसे पाथ बदलेगा वैसे वैसे वर्क डन बाय फ्रिक्शन भी बदलता रहेगा। तो इट मींस वो इनिशियल फाइनल पोजीशन पे डिपेंड नहीं करता, वो तो ये चीज पे डिपेंड करता है कि पाथ फॉलो क्या किया था। अगर छोटा पाथ फॉलो किया तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन कम होगा, अगर बड़ा पाथ फॉलो कर लिया तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन ज्यादा होगा। ठीक है क्या? बोलो भाई यस लोग। सर। ये ओके वाला सर। एग्जाम्पल अगर याद नहीं है तो भाई एक बार देख लेना, मैंने खुद सॉल्व कराया था आई थिंक ये वाला। तो यस सर। फाइन, तो एक बार उसको देख लेना कि उसके क्या रिजल्ट आए थे। वर्क डन बाय ग्रेविटी हमने फाइनली 0 निकाल लिया था जब एक ब्लॉक जाके वापस आ गया, तब की बात हो रही है। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी हमने 0 निकाल लिया था, लेकिन वर्क डन बाय फ्रिक्शन जो है वो इतना आया था। ठीक है ना? तो वहां से मुझे पता चलता है कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन इस बात पे डिपेंड करता है कि पाथ फॉलो क्या किया गया है, जबकि वर्क डन बाय ग्रेविटी इस चीज पे डिपेंड करता है कि इनिशियल फाइनल पोजीशन क्या थी। चाहे पाथ कुछ भी रहा हो, इनिशियल फाइनल पोजीशन क्या थी बस ये बता दो, उस पर काम हो जाएगा। ठीक है क्या? तो दैट्स व्हाई कंजर्वेटिव ग्रेविटी इज अ कंजर्वेटिव फोर्स एंड फ्रिक्शन इज ए नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। दिस वाज डेफिनेशन नंबर 2 कि वर्क डन जो है वो इनिशियल फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है। बोलो भाई लोग, ठीक है क्या? यस सर। हरवंश कहाँ चला गया भाई? गायब हो गया। चलेगा। दिव्या यस सर। ठीक है ऐसा? यस सर। चलिए डेफिनेशन नंबर 3। डेफिनेशन नंबर 3 कुछ नहीं है, बस डेफिनेशन नंबर 2 का ही एक एक्सटेंशन है। ठीक है ना? दैट वर्क डन बाय ए कंजर्वेटिव फोर्स विल बी 0 ऑन ए क्लोज्ड पाथ। ठीक है? अब बताइए क्लोज पाथ का मतलब क्या हुआ? क्लोज पाथ का मतलब इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट आर सेम। बोलो भाई सही कह रहा हूँ क्या? भाई एक बॉल यस यहाँ यस रखी हुई थी और तुमने घुमा फिरा के वापस लाके यहीं रख दी, तो यही इनिशियल पॉइंट है और यही फाइनल पॉइंट है। वो सही है क्या? इनिशियल पॉइंट भी यही है, फाइनल पॉइंट भी यही है। ठीक है क्या? तो ये क्या हो गया? एक कंप्लीट क्लोज पाथ हो गया। तो इसके ऊपर वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स कैसा होगा? 0। ठीक है क्या? और कंजर्वेटिव फोर्स कौन लग रहा है यहाँ पे? ग्रेविटी। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी हियर विल बी इक्वल टू 0, क्योंकि जिस पॉइंट से आपने स्टार्ट किया था आपने उसी पॉइंट पे वापस पहुंच गए। तो नेट जो
initial final position that are same, so there is no difference between the initial and final position. That's why the work done by the conservative force will be equal to 0 over a closed path. क्या ये यही वाली बात नहीं होगी क्या कि भाई अगर वर्क डन Yes, sir. इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है तो पाथ पे डिपेंड नहीं करता, पाथ चाहे कुछ भी हो। तो अगर इनिशियल और फाइनल पोजीशन अगर सेम हो गई तो वर्क डन 0 नहीं हो जाएगा? Yes, sir. ठीक है, तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन थी वो थी ये वाली, यहां से बहुत सारे फॉर्मूले निकल के आए। ठीक है क्या? देन सेकेंड वन इज दिस। ओके, तो बेसिक है, नॉर्मल है, एक्चुअली यही है, एक्चुअली यही वाली डेफिनेशन है जो वो है। ठीक है जी, और उसके बाद द थर्ड डेफिनेशन इज दिस। ठीक है ना, ये एक्चुअली कई बार एज अ स्टेटमेंट बस पूछ लिया जाता है क्वेश्चन में दे करके, या फिर इस तरीके से दिया जाता है कि भाई एक पार्टिकल था, ऐसे चल रहा था, सॉरी, एक पार्टिकल था, एक पार्टिकल जो है वो ऐसे गया चलते हुए, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, और उस पे हर जगह पे ग्रेविटी लग रही थी डाउनवर्ड, ऐसे हर जगह पे ग्रेविटी लग रही थी। तो तुमसे पूछा जाएगा कि भाई वर्क डन बाय ग्रेविटी बता दो। इस पोजीशन से चला था, चक्कर मार के इसी पोजीशन पे वापस आ गया, तो यही इनिशियल पोजीशन है, यही फाइनल पोजीशन है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होगा दोस्त? 0. ठीक है, वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू 0। अच्छा, अगर इस पाथ से गया तो ऐसे करके और ऐसे करके और ऐसे गया, तब भी कितना होगा वर्क डन बाय ग्रेविटी? 0। अरे कुछ भी हो, पाथ से मुझे क्या फर्क पड़ रहा है, मुझे तो ये देखना है कि भाई उसी पॉइंट पे वापस आ गया क्या, चाहे इस पाथ से चला जाए ऐसे। ठीक है, तो जब भी इनिशियल पॉइंट विल बी इक्वल टू फाइनल पॉइंट होगा तो वर्क डन बाय ग्रेविटी विल बी इक्वल टू 0। सही है क्या? Yes, sir. चलिए, एक छोटी सी चीज और पूछूं इसमें। चलिए, एक पार्टिकल था, सपोज यहाँ पे था, एम मास का एक पार्टिकल यहाँ पे था, ये एक आर रेडियस का सर्कल है, आर रेडियस का सर्कल है, दिस इज द इनिशियल पॉइंट, एंड दिस फाइनली जो ये पार्टिकल था एम मास का वो यहाँ पे पहुंच गया, टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंच गया, ऐसे डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट पे पहुंच गया। ठीक है, और वो ये वाला पाथ फॉलो करते हुए गया है, ऐसे करके गया है, इस पाथ से गया, पाथ 1 से फॉलो करते हुए गया, तो वर्क डन बताना है मुझे बाय ग्रेविटी फॉर पाथ 1, पाथ 1 के लिए वर्क डन बताओ। हाँ, याद करो, सेकंड डेफिनेशन क्या थी? इनिशियल और फाइनल पोजीशन डिपेंड करता है पाथ, वर्क डन कंजर्वेटिव फोर्स का पाथ पे डिपेंड माइनस नहीं एम करता जी है। एच। बिल्कुल ठीक बात है, माइनस एम जी एच की जगह पे लिखोगे 2r। सही है क्या? Yes, sir. अब तुम्हें चाहे कोई कितना भी गुमराह करने की कोशिश करे कि पार्टिकल ऐसे गया और फिर ऐसे गया, बोलो सेम ही नहीं होगा वर्क डन, है ना? यस सर। तो चिंता Yes, करने sir. की कोई बात नहीं है, वर्क डन उतना ही होगा सेम, क्योंकि वो इनिशियल फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है दोस्तों, Yes, sir. चलेगा। ओके, इस पे हमें थोड़े से क्वेश्चन करने थे, चलो छोड़ देता हूँ अभी के लिए, दूसरी जगह चलते हैं। एक देखिए, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इसको कहते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये भी। आज जो हमने एक पढ़ी है वो हमने पढ़ी है वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस इक्वल टू माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है ना, ये दो चीजें पढ़ी हैं हमने, दोनों को थोड़ा कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा। देखिए, ऑल द फोर्सेस जो भी हैं, ठीक है ना भाई, ऑल द फोर्सेस हम कैसे लिखते थे, जैसे कि यहाँ पे एक ब्लॉक है, उसको मैंने 10 मीटर पर सेकंड से फेंक दिया, तो कौन कौन से फोर्सेस का वर्क डन लिखते थे हम? ग्रेविटी का लिखते थे, है ना, और फ्रिक्शन का लिखते थे, और नॉर्मल रिएक्शन का लिखते थे, तो यही सारे फोर्स हैं जिनका वर्क डन लिखा जा रहा है। सही है क्या?
तो इन Yes, सारे sir. फोर्सेस में कुछ कंजर्वेटिव हैं, कुछ नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं। तो ऑल द फोर्सेस में कुछ फोर्सेस कंजर्वेटिव होंगे और कुछ फोर्सेस नॉन कंजर्वेटिव होंगे। Non-one. जैसे कि ग्रेविटी कंजर्वेटिव फोर्स है, फ्रिक्शन जो लगा हुआ था वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। तो क्या मैं इसी चीज को ऐसे ना लिख लूं, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी? ऐसे लिख लूं क्या? Yes, sir. ठीक है जी। अब जरा ए वाली लाइन को उठा लो यहां से। वर्क Minus डन बाय delta U. कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है? माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो एज इट इज, जब मैं यहाँ पे नॉन कंजर्वेटिव लिख रहा हूँ ना, वर्ड नॉन कंजर्वेटिव, तुम्हारे दिमाग में चलना चाहिए फ्रिक्शन, है ना। हम जिस नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के साथ डील कर रहे हैं मोस्ट ऑफ द टाइम वो है फ्रिक्शन, तो अपने दिमाग में चलेगा फ्रिक्शन। तो ये क्या हो गया भाई? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू क्या हो गया? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ऐसा हो गया क्या? अच्छा, ये डेल्टा क्या दिखा रहा है दोनों में? डेल्टा क्या चीज है? Sir, चेंज है ये। final minus A initial change. करें. ये चेंज है, ठीक बात है। देखिए, इसका मतलब ये हुआ काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। ऐसा हो गया क्या इसका मतलब? प्लस यहाँ पे क्या? Yes, sir. पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। ठीक है। क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ? काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। ऐसा लिख सकता हूँ क्या? ये क्या हो गए? टोटल एनर्जी फाइनल, और ये क्या हो गया? टोटल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू क्या हो गया? वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू क्या हो गया? चेंज इन टोटल एनर्जी। ठीक है क्या भाई? Yes, sir. Work done by non-conservative forces is equal to change in total energy। ऐसा पढ़ा है क्या श्रद्धा पहले तुमने? No, sir. नहीं पढ़ा? ओके, अब पढ़ लो तो क्या हो गया। देखो भाई अब इम्पोर्टेंट ये नहीं था अपने लिए, इम्पोर्टेंट कुछ और है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कौन है? फ्रिक्शन है क्या? Yes, sir. Yes, sir. If friction is absent, अगर फ्रिक्शन है ही नहीं, कैसे कहा जाएगा? या तो म्यू इज इक्वल टू 0 कहा जाएगा या तो स्मूथ कहा जाएगा किसी क्वेश्चन में। ऐसे ही तो बताया जाएगा कि Yes, फ्रिक्शन sir. नहीं है। अगर Yes, sir. फ्रिक्शन नहीं है तो क्या वर्क डन बाय फ्रिक्शन अपने आप 0 हो जाएगा? बोलो भाई। अगर फ्रिक्शन नहीं है तो क्या वर्क डन बाय फ्रिक्शन 0 हो जाएगा अपने आप ही? यस। भाई जब Yes, फोर्स ही sir. नहीं है तो वर्क डन कहां से आएगा? तो जब फोर्स ही नहीं था तो वर्क डन भी नहीं था। ठीक है नहीं? अब जरा इस इक्वेशन में रख दो ये वाली वैल्यू। ये 0 आ गया क्या? Yes, sir. ये क्या था? ऐसा था क्या? Yes, sir. ऐसा हो गया क्या? Yes, sir. अगर इनिशियल एनर्जी Final energy same. फाइनल एनर्जी के बराबर हो, क्या इसी को कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? Yes, sir. कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल। ठीक है ना? ठीक है, शॉर्ट में मैं लिखता हूं इसको COE, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बोलिए दोस्तों, समझ में आएगा? आगे आने वाले 2 क्लास में कम से कम हम यही सारा काम करेंगे, इन्हीं चीज़ पे काम करेंगे। मैं यहाँ पे कुछ बॉक्स बना रहा हूँ जो फॉर्मूले आप बार बार यूज़ करोगे। नंबर 1 एंड here was number 2 and number 3, this one। ठीक है, नंबर 4 ये भी कर सकते हैं। सो दीज आर द 4 थिंग्स दैट वी विल यूज फ्रीक्वेंटली। ठीक है, पहली वाली के ऊपर हम बहुत काम कर चुके हैं।
वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पे हमने काफी सारे क्वेश्चन कर लिए हैं क्या, आई थिंक। और ये वाली चीज के ऊपर हमने देख लिया ग्रेविटी के साथ, स्प्रिंग फोर्स के साथ कि ये वाली इक्वेशन कैसे काम करती है। ठीक है क्या। और Yes. फिर Yes, sir. थर्ड इक्वेशन आई ये कि वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन टोटल एनर्जी। और अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ना हो तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल लगा सकता हूं। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सिर्फ वहां पे लगा सकता हूं जहां पे कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ना हो। क्या मैं सही कह रहा हूं। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कौन से थे, फ्रिक्शन था, एयर रेजिस्टेंस था, विस्कस फोर्स था। तो जहां पे ये सारे फोर्सेस मुझे बोल रखा है कि ये सब एब्सेंट हैं, वहां पे मैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा सकता हूं। अगर इनमें से कोई भी फोर्स है तो मैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नहीं लगा सकता। बताइए, ये बात समझ पा रहे हो। तो सबसे पहले Yes, क्वेश्चन sir. पढ़ते ही आपको ये देखना है फ्रिक्शन एब्सेंट है कि नहीं है। ठीक है। तो इसका मतलब मैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा सकता हूँ। या कहीं पे आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाना चाहते हो तो एक बार क्वेश्चन में झांक के देख लो जरा कि फ्रिक्शन तो नहीं है कहीं पे। बोलेगा भाई ठीक है कैसा। ये वाली जो Okay, चीज sir. है, दिस इज ओनली ओनली एंड ओनली वैलिड फॉर द, ठीक है क्या दोस्तों, किसके लिए वैलिड है, Yes, sir. सिर्फ और सिर्फ Conservative force. कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए ही वैलिड है और किसी के लिए वैलिड नहीं है। तो ये जब भी लिखूंगा तो कंजर्वेटिव फोर्स के लिए लिखूंगा। हाँ, ये किसी के लिए भी लिख सकता हूं, चाहे कोई भी आ जाए। ठीक है क्या, ये किसी के लिए भी चलेगा, कंजर्वेटिव हो, नॉन कंजर्वेटिव हो, कुछ भी हो, कोई भी फोर्स हो, ऑल फोर्स लिख रखा है इसीलिए उसमें। तो ठीक है क्या। Yes, sir. फाइन, ओके। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एक प्रिंसिपल है। ठीक है, इस पे थोड़ा सा और वेरिएशन लिखते हैं इसके। देखिए, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या चीज है कि इनिशियल एनर्जी फाइनल एनर्जी के बराबर होती है व्हेन नो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस आर एक्टिंग। कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट ना कर रहा हो तब इनिशियल एनर्जी फाइनल एनर्जी के बराबर होती है। ठीक है। हम एनर्जी में किसको किसको काउंट करते हैं, सिर्फ काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी को काउंट करते हैं और किसी दूसरी एनर्जी को काउंट नहीं करते। ठीक है ना। आपको ये कहीं कहीं पे ऐसा लिखा हुआ भी मिलेगा, ये जो मैंने लिखा है ना कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो कहीं कहीं पे ऐसा लिखा हुआ भी मिलेगा कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी प्रिंसिपल। ठीक है ना, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है दोनों में। तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी में हम क्या क्या काउंट करते हैं, सिर्फ काइनेटिक एंड पोटेंशियल। तो एक पॉइंट पे जो जितनी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल होगी उतनी ही दूसरे पॉइंट पे काइनेटिक प्लस पोटेंशियल होगी। या फिर देखिए, ऐसा भी लिख सकता हूं, देखो, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल, इसको इधर ले लिया मैंने और इसको इधर ले लेता हूं। तो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। बताइए ऐसा हो जाएगा क्या। Yes, sir. फाइन, ये क्या चीज है भाई, लॉस इन Loss in काइनेटिक kinetic. इज इक्वल टू गेन इन Gain in पोटेंशियल। potential. ऐसा लिख सकते हैं, या फिर इसी चीज को मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ, फाइनल माइनस इनिशियल इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल माइनस फाइनल, ऐसा भी लिख सकता हूं। तो लॉस इन पोटेंशियल इज इक्वल टू Potential energy. Gain गेन in इन kinetic energy. काइनेटिक। ठीक है। तो ऐसे भी लिखी जा सकती है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की इक्वेशन। ये भी दोनों सेम चीजें हैं। सही है क्या। एक क्वेश्चन Yes, करते sir. हैं और फिर देखते हैं भाई माहौल क्या है। ये v वेलोसिटी से मैंने एक बॉल को फेंक दिया, कहीं तो जाएगी टॉप मोस्ट पॉइंट तक, वहां जाके रुक जाएगी, वहां पे Kinetic जाके energy वेलोसिटी क्या zero होगी, हो जाएगी. जीरो। तो लॉस इन काइनेटिक, लॉस इन काइनेटिक, देखिए जब भी लॉस वर्ड यूज किया जाए तो होगा इनिशियल माइनस फाइनल, और जब Final. भी कहा जाए चेंज तो क्या होगा, Final फाइनल minus माइनस initial. इनिशियल। भाई लॉस जब तुम कह रहे हो, लॉस का मतलब तुम पे पहले ज्यादा थी और बाद में कम बची है, उसी को तो लॉस बोलेंगे।
पहले तुम पे ज्यादा Yes, था sir. कुछ चीज और बाद में कम बचा है, उसी को लॉस बोलेंगे। तो इसका मतलब इनिशियल ज्यादा थी और फाइनल कम है, इसी चीज को तो लॉस बोलूंगा। ठीक है क्या? या Yes, फिर sir. चेंज में जो आएगा, चेंज में अगर नेगेटिव आ जाए, फाइनली जो आए नेगेटिव आ जाए, तो इसका मतलब लॉस है। और चेंज अगर पॉजिटिव आए तो इसका मतलब गेन है। सही है क्या? Yes, तो sir. इसमें कंफ्यूज नहीं होने का है। तो देखिए भाई, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? हाफ एम वी स्क्वायर थी क्या? Half mv फाइनल square, काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई? 0 हो 0, गई। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी? 0 मान लो इस लेवल पे। 0. और यहाँ पे Yes, बना दो sir. पोटेंशियल एनर्जी, बाकी कितनी हो गई? एम जी एच। mv. एच हाइट तक गया सपोज ये। अब देखिए, Yes, यहाँ sir. पे कोई भी एयर रेजिस्टेंस की बात नहीं हुई है कहीं पे भी। तो एयर रेजिस्टेंस नहीं है, इसका मतलब कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है। तो क्या मैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा सकता हूँ? यस। Yes, sir. तो यहाँ की सारी एनर्जी इज इक्वल टू यहाँ की सारी एनर्जी के लिखना है मुझे, ठीक है ना? तो क्या लिखूंगा? Yes, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस एम जी एच। तो क्या मैं यहाँ से एच निकाल सकता हूँ वी स्क्वायर अपॉन 2g करके? yes, sir. जो चीज आप इक्वेशन ऑफ मोशन से करते थे, ये वाला काम मैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से या वर्क एनर्जी थ्योरम से भी मैंने ये वाली चीज करके दिखाई थी, है ना? तो मैं Yes, वर्क sir. एनर्जी थ्योरम से भी कर सकता हूँ, यही वाली चीज मैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से भी कर सकता हूँ, मैं इक्वेशन ऑफ मोशन से भी कर सकता हूँ, और चाहूँ तो मैं लॉज ऑफ मोशन से भी कर सकता हूँ। ठीक है क्या? तो बहुत सारे तरीके हैं Yes, एक ही sir. चीज को करने के। तो कौन सा कहाँ पे लगेगा ये हमें सिचुएशन देख के पता लगेगा। ओके, चलिए अगर मैं आपसे Yes, sir. पूछूं कि जब इसकी हाइट h/2 हो गई थी, उस टाइम पे यहाँ इसकी वेलोसिटी कितनी थी? बता पाओगे? जब इसकी हाइट, नहीं सर, आपने मना करा था ना कि मतलब जो पोटेंशियल एनर्जी वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे नहीं पता चलती। हाँ ठीक बात है, बिल्कुल मैंने पोटेंशियल थोड़ी कह रहा हूँ, मैं तो वेलोसिटी कह रहा हूँ। जब ये h/2 अपनी मैक्सिमम की आधी हाइट पे पहुंच गई तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, ये निकालना चाहता हूँ। So 1/4 ये तुम्हारा दिल कह रहा है? नहीं सर 4 times मतलब नहीं 1/4। सर फॉर्मूले में अगर रखें दोनों का डिफरेंस। देखो जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, पहले उस पर कंसंट्रेट किया करो। मैं क्या क्या बता रहा हूँ? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो इसको जरा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से सोचना है। वैसे तो बहुत तरीके हैं, मैंने भी 4 तरीके बता दिए कि उन सबसे हो जाएगा, बट यहाँ पे हम काम कर रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। ठीक है, तो देखिए तुम्हारा एक पॉइंट होगा कोई, सपोज ये, दूसरा पॉइंट होगा तुम्हारा ये, ठीक है ना? तो पॉइंट नंबर 1 पे तुम सारी की सारी लिखोगे, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल लिखोगे। ठीक है क्या? तो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल देखिए कितनी होगी? हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर प्लस पोटेंशियल कितनी है? 0। 0. फिर हम Yes, पॉइंट sir. नंबर 2 पे सारे लिखेंगे, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। ठीक है ना? अब देखिए मुझे यहाँ तो वेलोसिटी निकालनी है, यहाँ पे तो मुझे Yes, निकालनी sir. है, तो मैंने वी डैश मान ली कुछ। V dash. तो काइनेटिक कितनी हो गई भाई? Half. वी डैश स्क्वायर हो गई क्या? और प्लस Yes. पोटेंशियल कितनी बढ़ गई यहाँ तक जाते जाते? 0 प्लस एम जी h/2 हो गई क्या? भाई यहाँ पे तो 0 थी, और 0 में प्लस एम जी h/2 हो गया क्या? Yes, sir. सही है क्या? श्रद्धा, यहाँ पे 0 थी, ये मैंने माना है, ये मैंने एज्यूम किया है। यहाँ पे 0 है, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर मैंने यहाँ पे यू नॉट लिख लिया सपोज, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा? यू नॉट लिखूंगा। Yes, sir. अब मैं पॉइंट नंबर 2 यानी कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी लिखूंगा? यू नॉट प्लस एम जी h/2 लिखूंगा। ये सुनो, Yes, sir. यू नॉट प्लस एम जी h/2 लिखूंगा। तो जब मैं इन दोनों को एनर्जी को, पॉइंट नंबर 1 की एनर्जी को पॉइंट नंबर 2 की एनर्जी को इक्वल करूंगा, तो यू नॉट तो कैंसिल ही हो जाएगा ना दोनों साइड से। Yes, sir. तो ये मैं बोल रहा था कि एजम्पशन है, आपको जो लिखना है आप लिख लो, ठीक है ना? तो आपको नहीं पता कि यू नॉट कितनी है, तो दैट्स वाई आपने यू नॉट लिख लिया। तो जब आपको पता नहीं है, आप 0 पे तो लिख सकते हो, फिर एज्यूम ही तो करना था कुछ Yes, भी। sir. तो 0 लिख लो, मुझे क्या दिक्कत है? 0 लिख लो भाई, मुझे ये पता है कि हाँ जो जो भी तुमने यहाँ पे रेफरेंस माना है वो कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड से, ये पता है अपने को। ठीक है क्या? Yes, sir. अब तुम इन दोनों चीजों को इक्वल कर दो, तो क्या हो गया भाई? हाफ एम वी डैश स्क्वायर प्लस एम जी h/2। सही है क्या? Yes, sir. हाफ m से हाफ m कट जाएगा. हाफ एम से हाफ एम, और ये भी हाफ एम, चलो काट भी देता हूँ, मान लो कि काट देता हूँ, ठीक है, जगह कम पड़ रही है मेरे पास। तो हो जाएगा वी डैश स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी
तो हो जाएगा v डैश स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस जी एच, ऐसा हो जाएगा क्या? यस सर। v स्क्वायर माइनस जी एच की वैल्यू निकाली थी क्या तुमने अभी? कितनी मैक्स स्क्वायर हाइट हो अपॉन गई? 2g। डी, तो v स्क्वायर अपॉन 2g, जी से g 2g। काटा, कितना हो गया भाई? v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर अपॉन 2, तो कितना हो गया? v स्क्वायर अपॉन 2, तो v डैश कितना हो गया? v बाई 2 सही है क्या? v बाई रूट 2, रूट 2। v बाई रूट 2, तो इतनी होगी मिड पॉइंट पे वेलोसिटी। नीचे से अगर v से फेंका है तो ऊपर आधे पॉइंट तक जाते जाते हो जाएगी v बाई रूट 2, टॉप मोस्ट पॉइंट पे हो जाएगी 0। ठीक है, कितनी आसानी से तुम निकाल पाए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से। तुम उससे भी कर सकते हो, लॉज ऑफ मोशन से, या फिर काइनेमेटिक्स में जो पढ़ा था 3 इक्वेशन जो होती हैं उन सबसे भी कर सकते हैं। बट यहाँ पे हमारा जो टारगेट है वो है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सीखना, तो इसलिए हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से करने का ट्राई कर रहे हैं। ठीक है मित्रों, यस सर। फाइन। कंजर्वेशन एनर्जी कहाँ पे नहीं लगेगी? कहाँ पे नहीं लगेगी बताइए? सर कौन सी? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में कहाँ पे नहीं लगा सकता इक्वेशन? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में। जहाँ पे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट कर रहे हो वहां पे नहीं लगा सकता। ठीक है, यस। ठीक है क्या? तो मैं वहां पे नहीं लगा सकता जहाँ पे नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस एक्ट कर रहे हो। ओके, वहां पे क्या लगा सकता हूँ? तो जहाँ पे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट कर रहे हो, तो बोलो भाई। जहाँ पे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट कर रहे हो वहां पे क्या लगा सकता हूँ? इधर झांक के देख लेते हैं भाई। इसको तो कोई रोक टोक है ही नहीं ना, ये तो कहीं भी घुस जाएगी। यस सर। तो वहां पे क्या लगा सकता हूँ मैं? वर्क एनर्जी वर्क डन थ्योरम, बाय ऑल फोर्स। वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकता हूँ वहां पे जहाँ पे नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस हो। या फिर ये वाली इक्वेशन तो नॉन कंजर्वेटिव के लिए ही ना, यस सर। चेंज इन टोटल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, तो ये लगा सकता हूँ। बट ये हम बहुत ज्यादा यूज करते नहीं क्योंकि ये ज्यादा अच्छी लगती है अपने को, वर्क एनर्जी थ्योरम। तो हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकते हैं। ठीक है, ये भी लगा सकते हैं, गलत नहीं है कोई, बट इट्स ओके। मतलब वही है कि हाथ किस पे ज्यादा चलता है, तो वर्क एनर्जी थ्योरम पे ज्यादा चलता है, तो भाई इसलिए वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देते हैं। तो अगर कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं सिर्फ, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा सकता हूँ। और वर्क एनर्जी थ्योरम तो लगा ही सकता हूँ। वर्क एनर्जी थ्योरम तो हर जगह लग जाएगी, चाहे कंजर्वेटिव हो, चाहे नॉन कंजर्वेटिव हो, चाहे कुछ भी हो। लेकिन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सिर्फ वहां पे लगेगा जहां पे कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं सिर्फ, नॉन कंजर्वेटिव ना हो। ठीक है क्या? और ये रिलेशन तो सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए ही वैलिड है। बोलिए भाई, तो समझ में आया कि क्या चल रहा था? यस सर। तो दिव्या थोड़ा बहुत आ गया सर। भाई, पिछला वाला जो लेक्चर है वो एक बार तुम्हें सुनना पड़ेगा, ठीक है ना? देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट कंप्लीटली।